हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुकोंट। आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 चैप्टर से बनी है। हेलो एल्केन, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स। आज जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सबसे बेसिक चैप्टर है। बेसिक इसलिए है कि अगर आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से ये अच्छे से समझ अगर आ गया तो आगे के चैप्टर्स बहुत आसान लगने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं और हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन हेलोरीन में। ठीक है, तो स्लाइड्स हैं, मैं लिखूंगा इसमें। अब चीजें देखें जरा। तो अब मैं आपके साथ आ जाऊं। तो हेलो एल्केन हेलोरीन है। तो फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर। जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं बच्चों, नोमेनक्लेचर का एक अलग से आयोपैक का नोमेनक्लेचर का लेक्चर्स है, वो आप उसे प्लीज अटेंड करें, क्योंकि नोमेनक्लेचर के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब नाम ही नहीं पता तो चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लीज आप उसे पढ़ें। यहां थोड़ी बहुत हर चैप्टर में मैं 2-4 बातें करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। नोमेनक्लेचर में नहीं पढ़ा रहा, वो अलग से पूरा लेक्चर है, वो देखें। यहां पर बात करें तो हेलोजन, जो एक आध बातें जो मुझे लिखनी थी कि हेलोजन के कोई सफिक्स नहीं होता, ओनली यूज्ड एज प्रीफिक्स। आप ब्रोमोइथेन सुनते हैं। अगर आपने इथाइल ब्रोमाइड सुना है तो वो कॉमन नेम है, आयोपैक नहीं। क्लोरोइथेन जो है वो आयोपैक है, इथाइल क्लोराइड नहीं। एग्जैक्टली लाइक दैट। दूसरी बात, एलाइल, विनाइल, बेंजाइल, एराइल किसको कहते हैं? एराइल यानी बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली है। C6H5 इज अ बेंजीन रिंग। बेंजाइल क्या है भाई? तो बेंज द वर्ड द मूवमेंट, ये जो बेंज वर्ड है ना बच्चे, जब भी आ जाए तो समझ लो कि इसका मतलब ये है कि बेंजीन पे कार्बन लगा। बेंजाइल अल्कोहल यानी CH2 के साथ OH जुड़ा, बेंजल्डिहाइड C के साथ डबल बॉन्ड हो, लाइक दैट। इस तरह से विनाइल का मतलब और एलाइल के बीच का फर्क बस इतना सा है कि जिसके पास हेलोजन होगा उसके एडजेसेंट के पास मल्टीपल बॉन्ड है तो वो एलाइल है, और जिसके पास हेलोजन है या फंक्शन ग्रुप है उसी के पास मल्टीपल बॉन्ड है, देन वो विनाइल है। ठीक है, तो ये तो नोमेनक्लेचर की कहानी थी। अब चलते हैं, मैं हमेशा अपने चैप्टर्स को फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करता हूं। तो चलिए जरा मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में बात करूं। हाइड्रोजन बॉन्ड का लेक्चर जरूर सुनिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। हाइड्रोजन बॉन्ड आपकी सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो जरूर लेक्चर अटेंड करिएगा, देखिएगा उसे। अभी जितनी बातें हम यहां करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली चीज है, मैंने लिखा कि हेलो एल्केन्स आर फीबली सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों, कई जगहों पे फीबली का मतलब होता है लीस्ट सॉल्युबिलिटी, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब फीबली सॉल्युबल की बात करें, क्यों भाई, कितना कम क्यों होता? अच्छा, कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि वहां इनसॉल्युबल भी लिख देता है, चलता है, मगर सॉल्युबिलिटी हल्की सी होती जरूर है। और जैसे मैंने पहले भी बताया है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड के लेक्चर में, कि जैसे जैसे साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी खराब हो जाती है। तो मिथाइल इथाइल तक, हेलाइड तक तो चलता है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन चलिए, यहां पर बात की गई है कि आखिर क्यों ऐसा कि हेलो एल्केन्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो बेहद कम होती है। तो मैं आपको एक दो बातें समझाना चाहूंगा, जैसे कि आप यहां देख भी सकते हैं, यहां लिखा है मैंने कि वेरी लेस। अब देखिए क्या है कि वाटर इज हाईली पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर में डिसॉल्व कौन होगा? पोलर होगा। RX इज पोलर, नो डाउट। कार्बन हेलोजन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं कि कार्बन और मैं हेलोजन बॉन्ड के बारे में बात करूं, प्रॉब्लम यह है कि कार्बन और हेलोजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। अब जब नॉन मेटल हैं और दोनों की प्रॉपर्टी ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को डोनेट नहीं करना चाहते, बट हाइड्रोजन हेलोजन बीइंग स्लाइटली, या कहें तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेहतर है कार्बन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल तो करता है मगर उतना बेहतरीन चार्ज डेवलप नहीं कर सकता जितना कि हम उम्मीद कर रहे थे इससे। ठीक है, तो जैसे कार्बन पे पॉजिटिव, हेलोजन पे नेगेटिव आता है, बट द पोलैरिटी इज लेस। You can understand if something is soluble in water because of the polar nature of it. So if the polarity decreases, the solubility is going to decrease, right? And that's what is happening in. So that's the first point. कि the bond of CX is very less polar in nature, as both carbon and halogen are non-metallic, right? इसलिए solubility कम है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसने कहा चलो देखें RX RX के बीच के बॉन्ड को। जब मैंने RX RX के बॉन्ड को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि RX RX आपस में क्या बॉन्ड बना रहा है? डाइपोल डाइपोल बना रहा है, राइट?
आप देख सकते हैं डाइपोल डाइपोल होगा भी डाइपोल। वाटर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप मुझे बताओ, डू यू एक्सपेक्ट अब वाटर और हाइड्रोजन, वाटर वाटर और आरएक्स क्या बना रहा है? डाइपोल डाइपोल। डू वी एक्सपेक्ट, क्या हम ये उम्मीद करें कि पानी वाटर अपना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़कर हेलो एल्केन किसको कहेगा कि भाई चलो यार वीक बॉन्ड बना लेते हैं हम लोग आपस में? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को बेहतर स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाना चाहता, वीकर बॉन्ड्स बनाना नहीं चाहता। ऐसे में वाटर कभी नहीं चाहेगा कि वो इस वीकर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बनाए। और यही पॉइंट यहां लिखा हुआ है, आप देखें लिखा हुआ है द न्यू बॉन्ड दैट फॉर्म इन बिटवीन आरएक्स एंड वाटर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। यानी जो नए बॉन्ड बने हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने पानी के आपस के बॉन्ड्स, और इसलिए भी आरएक्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में बेहद कम होती होगी। यहां 3 पॉइंट समझाएं बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या है, अब जरा समझिए कि भाई अगर आरएक्स आरएक्स के बीच में बॉन्ड है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आरएक्स आरएक्स का बॉन्ड टूटे अगर पानी से जुड़ना है। वाटर वाटर के बॉन्ड को तोड़े और फिर एक नया बॉन्ड बनाए। कहता है कि आरएक्स आरएक्स के टूटने पर जो एनर्जी बाहर निकलती है वो इस लायक, ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि वाटर के स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ सके। अब जब वो वाटर के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगी तो फिर ऑब्वियस बात है कि आरएक्स जब ये टूटेगा ही नहीं, आपस में अलग होंगे नहीं, तो इसके साथ इसके जुड़ने के चांसेस बेहद कम है और इसलिए भी सॉल्युबिलिटी कम है। वही लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन आरएक्स मॉलिक्यूल इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड हेंस हैलोएल्केन्स आर फीबली सॉल्युबल इन वाटर। आई होप ये समझ गए होंगे ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इन्होंने क्या किया, कंपेयर द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज 3 कंपाउंड। भाई क्या है, सिंपल सी बात है, आपको याद होगा या चलिए मैं बताऊं अभी। हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर वही बात, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में टॉपिक में डिस्कस किया मैंने सॉल्युबिलिटी, पूरा एक टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाकर मैंने उसमें सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस की है, प्लीज जरूर देखें। अब इसमें क्या है, अगर ध्यान से देखें 2-3 बातें बड़ी साफ है। पहली बात, don't we see the size of an alkyl group is increasing, and you know that alkyl group are hydrophobic non-polar characters. But if something is hydrophobic with non-polar characters, don't you think कि अगर आप हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी खराब होगी भाई। हमने पहले ही बात की, ये कंपाउंड पानी में सॉल्युबल सिर्फ तभी होगा जब वो पोलर होगा। अब जब पोलैरिटी ही कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो बच्चों, जैसे जैसे साइज ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इज इंक्रीजिंग, पोलैरिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट। और उसकी वजह से हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, पोलैरिटी घट रही है, सॉल्युबिलिटी घट जाती है। आई होप यहां तक समझ आई। इसका दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सुनिए और समझिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे आप 10 रुपए दे दीजिए, तो आपने मुझे 10 रुपए दिया। अब आपके और मेरे बीच का डिफरेंस कितने का हुआ? 10 रुपए का, राइट। केस नंबर 2, मैंने आपसे 10 रुपए मांगे, मेरे आपके बीच का 10 रुपए था कि तभी आपकी मम्मा आती है, उन्होंने कहा जी यार सर ने 10 रुपए ले लिए, उन्होंने 2 रुपए आपको डोनेट किया। वो मुझे तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने आपको डायरेक्टली 2 रुपए दिए। अच्छा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैंने 10 रुपए ले लिए थे पहले, ठीक। फर्क इस बात का पड़ता है कि उन्होंने जब आपको 2 रुपए दिए तो उनके और मेरे बीच, मेरे और आपके बीच का जो डिफरेंस पहले 10 का था वो घटकर 8 का रह जाएगा। आपके और टोटल के बीच में 10 है, लेकिन आपके मेरे बीच में कितना हो गया? 8, क्योंकि उन्होंने 2 रुपए डोनेट किया आपको। वहीं थर्ड केस में आपके डैड ने भी देखा, उन्होंने भी भेजे। भाई उन्होंने 2 रुपए भेजे, मम्मा ने 1 रुपए रख लिया, उन्होंने मेरा भी तो खर्च हुआ है, उन्होंने 1 रुपए आपको दे दिया। लेकिन अब इससे डिफरेंस कितने का हो गया? 7 रुपए का। तो अब क्या देख रहे हैं, अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वैसे जैसे जैसे डोनेटिंग ग्रुप की संख्या बढ़ती है, साइज बढ़ता है, डोनेट उतना ज्यादा करेंगे, पोलैरिटी कम हो जाएगी। और वही तो यहां पर है, यहां पर Cl को डोनेट करने वाला ग्रुप बेचारा एक CH3, इसमें C2H5 पूरा डोनेट कर रहा है, यहां C3H7 है। या मैं पोलैरिटी की बात करूं, इनके बीच में इस पे अगर मैं मान लूं कि ये भाई इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस, ठीक है। अब इसके पास जो प्लस था और इसके पास जो माइनस है, डोंट यू थिंक CH3 ग्रुप
इस CH2 को डोनेट करेगा और इसका पॉजिटिव कैरेक्टर इसके मुकाबले घटेगा क्योंकि इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एग्जैक्टली दैट इज ऑल्सो हैपनिंग विद दिस वन एज वेल। भाई यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, मगर डोनेट करने वाली ये दोनों है। डोनेट करेंगे तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव कैरेक्टर जो है आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ही है ना। और डोनेट दो लोग मिलके कर रहे हैं तो ज्यादा डोनेट करेंगे, पॉजिटिव कैरेक्टर और कम हो जाएगा। यानी दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, तीनों पढ़कर सुना दूंगा, आपके पास लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा पॉइंट मैंने जो समझाया मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। भाई पहला क्या समझाया कि विच इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर or non-polar character of the compound is increasing and hence the solubility goes down. That's the first point. Second point says, as an alkyl group is acting as an electron donating group, which shows plus I effect. बच्चों किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले GOC बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर जरूर अटेंड करिए। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैं नाम ले रहा हूं ये तब तक आप समझ नहीं सकते जब तक कि आप उस लेक्चर को अच्छे से ना पढ़ें, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने फिर अब दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा था मैं उसको कंप्लीट करूं। मैंने कहा विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन एल्काइल ग्रुप plus I effect increases as alkyl group is an electron donating group which shows plus I effect, right? और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा plus I effect बढ़ेगा, polarity goes down because the carbon halogen का जो डायरेक्ट पोलैरिटी है वही 10 रुपए 8 रुपए 7 रुपए वो घट रहा है, and if the polarity is decreasing solubility will decrease as well, right? तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो है वैन डर वाल फोर्सेस। बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूं, ऐसे तो मैं वैन डर वाल के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में भी डिस्कस करूंगा, पहले भी डिस्कस किया है, बट अभी के लिए मैं आपको छोटी सी बात समझा देता हूं। अगर थोड़ा लेमैन की तरह से बात करें तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास की वजह से होता है। जैसे फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ते हो ना बेटा कि दो मासेस हैं, जितने बड़े मासेस होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहां पर एग्जैक्टली केमिस्ट्री में कुछ ऐसा ही है। मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम उसे वैन डर वाल कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एग्जैक्ट बातें नहीं कर रहा, मैं बस समझाने के लिए भी कह रहा हूं। वैन डर वाल के बारे में डिटेल बाद में बात करेंगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां के लेक्चर में है। तो यहां पर क्या हुआ कि विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, डोंट यू थिंक कि मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीजिंग, एंड द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, obviously the force of attraction between the molecules, it means the van der Waals force of attraction is increasing, and if the van der Waals force of attraction increases, just think of it, दो मॉलिक्यूल जितना स्ट्रांगली पकड़ेगा भैया, तुम छुड़ाओगे तब तो पानी से जुड़ेगा, तो force of attraction is increasing, stability of those molecule increases, and hence obviously they won't be able to be forming bond with water, it becomes solubility decreases। और बच्चों ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं ये भले ही मैं हेलो एल्केन लिख रहा हूं मगर आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। अल्कोहल के साथ भी होगा, भाई क्यों नहीं होगा। साइज इंक्रीज करो, पोलैरिटी कम, पोलैरिटी घट रही है। साइज इंक्रीज करो, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर घट रहा है। साइज इंक्रीज करो, वैन डर वाल फोर्स बढ़ रहा है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अलग होने की क्षमता कम हो रही है। And if they won't be able to separate from each other, how will they be able to form water molecule के साथ bond, right? And that is how the solubility decreases. I hope आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इन्होंने बड़ा सिंपल बोला कि भैया हाइड्रोकार्बन है और हेलो एल्केन है, कंपेयर करो। अब इसमें क्या है बताना, आप समझ सकते हो हाइड्रोकार्बन pure non-polar compound, pure, because carbon does not have a difference of electronegativity, so they are completely a non-polar compound, and being non-polar in nature, obviously insoluble in water, whereas haloalkanes are feebly soluble. Why are they feebly soluble? Because they are slightly polar, right? So that is the answer that is written. And being obviously, you can understand that hydrocarbons are completely non-polar. You can understand that they will be soluble in non-polar solvents like CCl4, benzene, petrol, kerosene, wax, paraffin. जितने आप हाइड्रोकार्बन जानते हैं, डीजल, सब में भाई घुलता होगा। नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, पोलर डिसॉल्व्स पोलर। आते हैं हेलो अरीन में। यहां इंटरेस्टिंग पार्ट है, भाई आपके पास, आपने हेलो अरीन में क्या लिया, आपने बोला मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उस बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा है।
हेलोजन बेंजीन को बोलता है इलेक्ट्रॉन देना भाई, बेंजीन बोलता है दिमाग खराब है, आई एम रेजोनेंट स्टेबल, डोंट आस्क मी इलेक्ट्रॉन, आई वोंट बी एबल टू गिव यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, and benzene won't be able to pull electrons. So obviously, there is no donation of electron takes place either side, and therefore it is purely a non-polar compound. And obviously, if haloarine is a non-polar compound, they will not be soluble in polar solvent like water. भाई नहीं घुलेगा, नॉन पोलर है, पोलर में नहीं घुलता, किस में घुलेगा? देन दे विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, केरोसिन, वैक्स, पैराफिन, CH4, CH3, जितने CS2, जितने नॉन पोलर कंपाउंड्स है वो सब में घुलेगा, राइट? तो ये देखा, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ हेलोजन इज कंपनसेटेड, इलेक्ट्रॉन भाई हेलोजन तो चाहता है, but electron withdrawing nature of halogen is compensated due to resonant stability of benzene ring, and hence haloarenes are non-polar and thus are insoluble in water but soluble in non-polar solvents like CCl4, petrols, wax, paraffin, like that. ठीक, next boiling point, and interesting है, इसको समझाने के लिए पहले तो क्या है कि मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बनाता हूं आपके लिए बच्चों, मैं यहां बना रहा हूं, ये मेल्टिंग पॉइंट की कहानी अलग है, यहां पर मैं बाद में, चलिए मैं इधर चलिए यही बना देता हूं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 डिग्री। भाई मेरा मन किया, और एक बात और, वेन एवर यू आर कंपेयरिंग सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और कोई भी पॉइंट जब आप डिस्कस कर रहे हैं, यू कांट कंपेयर कंपाउंड्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, राइट? मॉलिक्यूलर मास में बहुत डिफरेंस नहीं होता बच्चों, आप अगर क्वेश्चन कभी भी देखेंगे बुक्स में या कहीं पर, they always compare the solubility of these two compounds of comparable molecular mass. So this is important because very small, very big, you won't be able to compare. Like किसी ने बोला कि भाई मेथनॉल है, ठीक है, और सॉरी किसी ने बोला भाई मेथनॉल है, उसको कंपेयर कर दीजिए मेरे साथ कार्बोक्सिलिक इज बेटर, मोर सॉल्युबल देन अल्कोहल, लेकिन किसी ने बोला नहीं भाई मेथनॉल है और एथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड को कंपेयर, मुश्किल होगा क्योंकि साइज बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी खराब होती है, इसलिए याद रखिएगा कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास की बात होगी। तो ये मैंने बनाया 1 डिग्री है ये, राइट? अब मैं 2 डिग्री बनाऊं तो भाई CH3, CH2, CH, CH3, Cl, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज भी है जो मुझे बताना है आप लोगों को, ये CH3, CH3 आप देख सकते हैं चारों में कार्बन की संख्या एग्जैक्टली सेम रखी है मैंने, अलग अलग नहीं बनाया मैंने। अब ये 1 डिग्री है बच्चों, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, राइट? बच्चों जगह थोड़ा सा भर गया है तो आप फिर भी एडजस्ट करें। अब मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं, समझिएगा, मैं बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है जी? अभी क्या होता है, अगर इफ यू लुक एट दीज कंपाउंड्स यू कैन सी, इस कार्बन को चला चेक करो, इसको, यहां पर इधर भी सरफेस एरिया फ्री है बेचारे का, इधर भी, इसमें आते साथ ऊपर का सरफेस चला गया, सिर्फ नीचे का सरफेस एरिया है, इधर तो उसका सरफेस ही गया, यानी if you look at the compounds you can see the surface area of the compound, of the whole compound is decreasing, you can see that, right? Look at it, ये अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्या दिख रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड इज डिक्रीजिंग, राइट? और जैसे जैसे सरफेस एरिया घटता है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट? तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन surface area of the whole compound. This is primary, secondary, tertiary alkyl halide. ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आंसर क्या लिखा उसको बाद में देख, वो तो लिखा है बट समझते हैं। अब जब बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की, फ्लोरीन बोल बैठा भाई मैं तो सबसे ज्यादा पोलर हूं भाई, मेरी तो आई एम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो सी और एफ के बीच की जो पोलैरिटी है वो बहुत बेहतरीन होगी, तो भाई बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आई एम द मोस्ट पोलर वन, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलता है, फ्लोरीन बोलता है मेरी सबसे बेहतर है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। अभी हम सोच भी रहे हाँ यार शायद ठीक ही कह रहा है भाई, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन विल बी हाईएस्ट ऑफ CH3F, CH3F, लेकिन तभी आयोडीन की आवाज आती है, बोला भाई रुको रुको रुको, बोला क्या हुआ, बोला अभी तो भूल गए, थोड़ी देर पहले समझाया था, कार्बन और हेलोजन की पोलैरिटी बेहद कम होती है, क्यों? क्योंकि कार्बन हेलोजन दोनों ही नॉन मेटल हैं, राइट?
तो यानी पोलैरिटी को कौन ओवरकम करता है? आयोडीन बोलता है भाई मेरा मास जानते हो? भाई आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? अब CH3 तो सब में कॉमन है, मैं फ्लोरीन और आयोडीन के बारे में बताऊं। फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, एटॉमिक मास होता है 19। आयोडीन का है 127, 126 पॉइंट समथिंग, तो 127। आप साइज मास का डिफरेंस देख रहे हो, और बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिफरेंस इन द मास, मैंने क्या कहा था, अगर मास ज्यादा होगा तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो यहां पर बच्चों वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन alkyl halide molecules overcomes the polar nature of it, and therefore क्या होगा कि because of increase in the size and the mass of halogen from fluorine to iodine, the van der Waals forces of attraction between alkyl halide molecule is increasing, and therefore boiling point also increases। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? आई होप आप समझ गए हैं। तो ये कंपेयर बॉइलिंग। अब इसने बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछी है मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों एक बात बताता हूं, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड को कंपेयर करके आप समझ सकते हैं। बट कोई मेल्टिंग पॉइंट पूछे ना, इट्स लिटिल डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों मैं बताऊं? अब जैसे मैं मान लो कि आप एक कमरे में खड़े हो, मैं जैसे मैं अपने कमरे में खड़ा हूं, मेरे राइट हैंड साइड पे दीवार है, मेरे सामने दीवार है, मेरे लेफ्ट में भी दीवार है, ये भी दीवार पे ही है। किसी ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि सर बता दो ये लेफ्ट वाली दीवार ज्यादा मजबूत है कि राइट वाली? भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। क्यों है? क्योंकि जब तक मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ना पढ़ूं, मैं इसको ब्रेक ना करूं, मैं इसको ना जानूं कि ईंटें कैसी लगी हैं, सीमेंट कितना है, रेत कितना है, until unless I do not study the internal structure of the wall, I won't be able to give an answer to this question, right? Exactly over the melting point. Melting point basically depends on how better the atoms are strongly held together. ठीक है, तो जितना स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर होगा मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। नाउ इफ यू लुक एट इट, कंपेयरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइहेलो एंड पैरा डाइहेलो बेंजीन, you know the ortho dihalobenzen is like, if this is like, just I'm not making chlorine, otherwise I could have made something else as well, so no problem with that. That is ortho dihalo. It can be bromine or fluorine or whatever, but obviously I'm just drawing it like chlorine. So these are two compounds. This is an ortho compound for me, and this is the para one, right? They're asking which one. I tell you what. The answer simply says, since since if you look at these two compounds, what we can see is that para is somehow more symmetrical. It looks like more balanced structure because of having a balanced and a well symmetrical structure. Again, this is nothing to do with like looking at the structure and getting the answer. This is all about this. Yes, structure matters, the arrangement matters, but sometimes it doesn't as well. So the point is, boiling melting point is something that whatever they ask you, they're going to ask you only that only. They cannot ask you anything else to assess or do anything. So like in this one, it's like, since para dihalobenzene has better symmetry than ortho dihalobenzene. Hence, it fits better into lattice to form a stronger lattice. Hence, para dihalobenzene has a better melting point or higher melting point than ortho, right? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ेंगे और चलते हैं नेक्स्ट। बच्चों
ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट। तो चलिए इसके बारे में बात करें। सबसे पहले है ल्यूकस टेस्ट। अब ल्यूकस रीएजेंट, अगर मैं ल्यूकस रीएजेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो वो है भाई हमारे लिए डाइल्यूट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अब एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। मेरा मन किया, मैंने लिखा CH3Cl, ओ सॉरी OH के साथ है, आई एम सो सॉरी, OH लिखना था बच्चों, गलती से लिख दिया। हाँ जी, OH अल्कोहल है भाई, पहला प्रिपरेशन है, फ्रॉम अल्कोहल हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो OH। मैंने इसमें लिखा डाइल्यूट HCl, और मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, मैंने बोला चलो भाई मैं इसी से रिएक्शन करना चाहता हूं। विल द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट, दैट्स द क्वेश्चन। सोचो जरा 2 सेकंड के लिए, क्या ये रिएक्शन होगा? अब मैं क्या चाह रहा हूं भाई, मैं चाह रहा हूं कि Cl जो है OH हटे और Cl लग जाए, राइट। बोला ठीक है जी, क्या ये होगा? चलो बच्चों इसको समझते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं सब्सटीट्यूशन की, पढ़ाया हुआ है तो ध्यान दीजिए। सब्सटीट्यूशन किस बात पे डिपेंड करता है? एक नेगेटिव, रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ नेगेटिव ऑलवेज रिमेन्स विद अ मोर पॉजिटिव एलिमेंट, दैट्स इट। ये मेन फंडा है कि एक नेगेटिव हमेशा एक मोर पॉजिटिव के साथ लगा रहेगा, ये तय है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली चीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, कि एक नेगेटिव जो है वो एक पॉजिटिव के साथ हमेशा लगा रहेगा। अब अगर मैं यहां कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा वो बता दो। कि अब हमने देखा कि भैया नेगेटिव कौन कौन है, तो क्लोरीन नेगेटिव है, OH नेगेटिव है। पॉजिटिव में कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज मोर पॉजिटिव देन कार्बन, तो फिर क्लोरीन बीइंग मोर नेगेटिव इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद भाई हाइड्रोजन के साथ है, और बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है वैसे ही रहेगा। तो अभी क्या हुआ, अगर मैं इसको ही समझ रहा हूं तो ये ठीक है, तब ये रिएक्शन नहीं हो सकता। मैंने बोला नहीं यार, अब रिएक्शन तो करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसमें डाला एनहाइड्रस ZnCl2। तो मन में एक सवाल आया, अच्छा अभी नहीं हो रहा तब हो जाएगा, क्यों होगा भाई? चलिए समझते हैं। तो इसके आंसर पे चलते हैं, थोड़ा इसको समझते भी। मैंने लिखा, आप समझ सकते हो, इफ आई एम टेकिंग एन अल्कोहल, ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर। ना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लेता यूं ही कि बेटा एक बात बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ZnCl2? इज इट अ लुईस एसिड और अ लुईस बेस? पढ़ने का तरीका बताया, मैं फिर से रिपीट कर दूं। सेंट्रल एटम कौन? जिंक। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। तो जिंक इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, रिमेंबर दैट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों, तो इस बात को समझ लें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर लुईस एसिड। तो बीइंग एन एसिड, ZnCl2 क्या करेगा? इट विल अटैक ऑन अ लोन पेयर, राइट, which result in the cleavage of this ROH bond। कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को जबरदस्ती तोड़ता है, और जब क्योंकि इसको तोड़ देता है, then OH takes an H plus and goes away as water, and what do you get as a product? Then obviously what is remaining left is the product of yours. So what do we get? We get a halogen compound along with water, right? तो हमें पानी मिल गया, किसके साथ? हेलोजन के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? तो आंसर क्या है भाई? हमने कहा एनहाइड्रस ZnCl2 acts as a Lewis acid which attacks on the lone pair
present on oxygen atom and thus induces cleavage of COH bond. Hence, halogenation of an alcohol takes place in presence of ZnCl2. So this is ZnCl2 is an important reagent for halogenation of an alcohol. Remember, and this is important. Now, if I go to the next reaction, just look at these. I said let's react it with this. So I said like let's have ROH and I took like SOCl2. ठीक है जी, मैंने कहा बड़े मजे से ये बन गया RCl प्लस बाय प्रोडक्ट SO2 एंड HCl. खास बात ये कि बोथ द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसियस स्टेट, राइट? एरोस का मतलब गैसियस स्टेट होता है. PCl5, ठीक है भाई, ROH PCl5. I said the reaction would be RCl with POCl3 with HCl. Likewise ROH, we could have taken PX3. बच्चों X जनरली जो हम लेते हैं वो क्लोरीन या ब्रोमीन ले रहे हैं. रिएक्शन होता है बेसिकली 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल के साथ एक साथ रिएक्शन होता है और 3 मोल्स ऑफ RX बनता है, ठीक है, प्लस H3PO3 बन जाता है. ठीक है बच्चों, ये जो रेड फॉस्फोरस X2 दिया है असल में वो फॉस्फोरस X2 के साथ जोड़ के पहले यही बनाता हो तो सेम रिएक्शन लिखते हैं. तो हमने लिखा ROH प्लस X2 रेड फॉस्फोरस. देखो बच्चों, रेड फॉस्फोरस स्लाइटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिसके कारण बॉन्ड का टूटना आसान हो जाता है. जैसे मैंने पहले बताया कि भाई पहले तो वो वही बनेगा PX3 और फिर रिएक्शन हो जाएगा. तो ये RX. अब आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हो, सर क्या कर रहे हो आप, धनाधन रिएक्शन किए जा रहे हो, वहां पर तो बड़े रुक गए कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों कर रहे हो? आंसर सिंपल है बच्चों. If you look at them carefully, SOCl2, PCl5, PX3, again PNX from PX3, अगर ये बन रहे हैं, if you look at all of them, don't you think them all of them are Lewis acids? Just look at them. Center atom is sulfur, more electronegative phosphorus, more electronegative chlorine. X is more electronegative phosphorus. So in each of the case, you can see I have used a Lewis acid. So basically, what we understood in here is to change the alcohol to haloalkane, we need to use a Lewis acid in the reaction, not acid, but Lewis acid. You can easily understand. In the first reaction we have used HCl. भाई अब HCl से बेहतर एसिड तो नहीं हो सकता ना, HCl से बेहतर इनमें से कोई एसिड नहीं है, लेकिन HCl नहीं चाहिए. HCl Lewis acid nahi hai. We need some Lewis acid which can attack on the lone pair present on the oxygen atom and result in the cleavage of this O, C on O bond, right? And thus the induces reaction, right? And this is important. Now the question, why SOCl2? Obviously, if you look at all of them, from if you look at the preparation from this one HCl, and then you go to this, you can find out that no doubt about it, this is the only reaction where you get the product, byproducts is a gas, right? Because SOCl2 and HCl byproducts are present as volatile gas, right? Volatile gases. Thus, we get purest form of haloalkane, right? Haloalkane.
नहीं तो क्या होगा भाई, आपको मिक्सचर मिलेगा, यू नीड सम अदर मेथड टू सेपरेट वन फ्रॉम द अदर, उससे कहीं बेहतर है कि आप ये करें। ठीक। अब आता है फ्रॉम एल्केन, दैट इज डायरेक्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन। भाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन का मतलब है, जैसे मैंने CH4 ले लिया, आई पुट Cl2 into the reaction in presence of H nu, and it result in the formation of CH3Cl with HCl. I'm going to tell you the mechanism and you'll understand that the product that we get in CH3Cl is not the fixed one. It could be something else. Why and how? I'm going to tell you that. Let's go for the mechanism. So if I just go for the mechanism of direct halogenation reaction, there are three steps basically. Initiation, propagation and termination. Let's understand this. Initiation, obviously first of all we take like Cl2 and I put like right into the reaction. बच्चों ये reaction मैंने GOC में बहुत बढ़िया समझाया, वहां भी पढ़े, यहाँ देखें तो obviously it will break down as two free radicals, so we have got 2 Cl free radical. Then in the same reaction we have got CH4, right, and there is Cl free radical present. What actually happens is that you know that free radicals are one of the most reactive species of all. Therefore, Cl free radical need a free radical and it breaks down the carbon hydrogen as free radical. So we get like H ka free radical and CH3 ka free radical. And H goes with a Cl. What is remaining left with you is CH3 free radical. Then the second step of it. Initiation, propagation. Propagation, it means how to propagate a reaction. आप उसे आगे कैसे बढ़ाएंगे, right? आपके पास क्या बचा है? CH3 का फ्री रेडिकल बचा है, और ध्यान से सोचिए तो Cl का भी एक फ्री रेडिकल बचा था, आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, ये बन गया CH3Cl. Now if you want to stop the reaction you can stop it here. लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं और Cl2 डाल दूं, तो भाई Cl2 डाला होगा तो फिर से फ्री रेडिकल बना होगा, तो किस्मत होगी अगर Cl आपने दे रखा है तो Cl को फिर से एक Cl को एक H की जरूरत पड़ेगी, वो HCl लेके भाग जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा? CH2Cl का एक फ्री रेडिकल. तो जब वो बच ही गया तो CH2 को, लेकिन यहां तक तो रोक नहीं सकते क्योंकि आपके पास एक Cl फ्री रेडिकल ऑलरेडी है, तो रिएक्ट करवाइए, क्या बनेगा? CH2Cl2. अब मैंने तो रिएक्शन यहां रोक लें, ना रोक सके कहीं Cl2 फिर से डाल दिया, भाई ले चलो रिएक्शन को, और इसी को कहते हैं प्रोपगेट करना बच्चों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इस रिएक्शन में बार बार Cl के फ्री रेडिकल को डालकर आप बार बार C से H छीनते हो ताकि वो और Cl को अपने साथ जोड़ सके. अब जरा वहां बन गया तो क्या बन गया? CHCl2, और आपके पास एक Cl बचा हुआ था, भाई आपने बोला हम जोड़ ही लेते हैं आपस में, और जोड़ के क्या बना लिया? CHCl3. बच्चों ये क्लोरोफॉर्म है. एक बात जरूर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब भी कोई कॉमन नेम मिले, जब भी कॉमन नेम मिले, प्लीज और प्लीज रिक्वेस्ट है कि कॉमन नेम्स को प्रॉपरली अपने पेजेस पे लिखें, क्योंकि कॉमन नेम का कोई सिर पैर तो है नहीं, नॉमेनक्लेचर का तरीका नहीं है, याद ही रखना है तो इसे अलग से लिख लें, जब हो बैठकर रिवाइज करते रहें, कॉमन नेम समझ आएगा. क्लोरोफॉर्म पहले इसे एनेस्थीसिया की तरह इस्तेमाल करते थे बच्चों, अब ईथर का इस्तेमाल होता है, मैं उसे नहीं बात कर रहा हूं, बट ऑब्वियसली अभी भी कुछ बुक्स में यूज्ड एज एनेस्थीसिया आपको देखने को मिलता है. अब आखिरी बात है कि भैया मेरे पास क्लोरोफॉर्म है और मैंने फिर से Cl के फ्री रेडिकल को डाला, डाल दो भाई, डाल ही रहे हो डालो, तो HCl अब बचा क्या मेरे पास? CCl3 फ्री रेडिकल. और आखिरकार अब और उपाय नहीं है, सॉरी CCl3 है, H नहीं लिख सकते थे, तो भाई ये हो गया CCl3 और आपके पास बचा एक Cl, आपस में जुड़ा, बनाया CCl4. ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लोग जानते हैं, इसको खास लिखने की कोई खास वजह नहीं है, ठीक है जी, CCl4. और आखिरी स्टेप जो बच्चों होता है वो होता है प्रोपगेशन और टर्मिनेशन, राइट, कि अब मैं रिएक्शन बंद करना चाहता हूं. तो अगर मैं टर्मिनेशन करना चाहता हूं
तो मेरे पास क्या उपाय हैं? बच्चों एक बात तो साफ है, लाइट डालना बंद कर दो, Cl2 टूटेगा नहीं, रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ना, राइट। बट एक दूसरा तरीका है, मैंने बोला यार टर्मिनेट करना है, दो बातें हो सकती थी, CH4Cl2 ले रखा है, दोनों में से कोई एक खत्म हो जाए पहले, राइट। अब मान लीजिए Cl2 खत्म हो गया तो आपके पास बचा क्या? CH3 का फ्री रेडिकल, और कोई बेचारे को मिल ही नहीं रहा, तो बोला चल एक काम करते हैं, और कोई दूसरा है नहीं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो इथेन बन जाते हैं ये लोग, ठीक है जी। दूसरा क्या तरीका था? कब हुआ ये? जब Cl2 खत्म हो गया। अगर मान लीजिए CH4 खत्म हो गया तो आपके पास क्या बचेगा? Cl के फ्री रेडिकल बचे होंगे, आपस में जुड़ के क्या बन गया? Cl2। तीसरा चांस ये भी है बच्चों कि भाई दोनों साइमल्टेनियसली खत्म हो, ये बेहद मुश्किल काम है कि दोनों गिन के कौन डालता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो CH3Cl बनकर आखिरी में ये बंद हो जाएंगे, तो टर्मिनेट हो जाएगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक होता होगा, सब थोड़ी एक साथ हो जाएंगे। मैंने बोला या तो ये या तो ये या तो ये, लेकिन मैं लिख तीनों रहा हूं। याद रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम प्रोबेबिलिटीज के बीच में और नहीं लिखते, तो किसी भी बुक में आपको और लिखा हुआ दिखेगा नहीं, वो यही है जो लिखा हुआ, तो ध्यान रखें, इस तरह से इसको पढ़ें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि मैं Cl2 कितना, मैंने एक डाला इसलिए, अगर दो डालूंगा तो CH2Cl2, तीन डालूंगा तो क्लोरोफॉर्म, चार डालूंगा तो CCl4 बना सकता हूं, राइट, लाइक दैट। तो इस तरह से रिएक्शंस देखते हैं। अब चलें नेक्स्ट पे, कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम देखेंगे। हाँ जी, आ जाए यहां। अब उसी डायरेक्ट हेलोजिनेशन से रिलेटेड, व्हाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन नॉट यूज्ड विद लार्जर एल्केन्स, मैं एक रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं। मैंने लिखा CH3, और बहुत बड़ा नहीं लूंगा मैं, लार्जर में क्या, तो तीन ही कार्बन लिया। मैंने बोला, मैंने डाला भाई Cl2 और लाइट, प्रोडक्ट बता दो। तो बोला सर क्या करना है, H हटाकर Cl लगाना। मैंने बोला हाँ जी लगाओ। किसका H हटाओगे? अब ऐसे में बच्चों क्या हो गया कि मेरे पास एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन गई कि मैं प्रोडक्ट बना सकूं। मैंने अगर टर्मिनल से हटाया तो यहां लगा, और मैंने अगर बीच से हटाया तो यहां लगा। यानी हमको आंसर क्या है, हमारा आंसर बहुत सिंपल है, जगह छोटा है तो मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे, बोलूंगा तो बोलूंगा ही, बिकॉज वी गेट a mixture of isomeric, this is important, isomeric haloalkanes, which are difficult to separate, right? Difficult to separate from each other, और इसलिए अब समझे ना, अब भाई क्या है इनमें डिफरेंस ही कितना सा है, थोड़ा सा। ऐसे में इफ दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, हाउ विल इट बी, तो मुश्किल काम हो गया भाई, क्यों मैं मेहनत करूं। तो इसलिए याद रखें, वी डू नॉट प्रेफर, करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। नॉट यूज मतलब यूज नहीं होता, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, हो रहा है। एक और सवाल चलिए आ ही गया तो बात ही कर लें। किसी ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताओ, आप ये लिख रहे हो, इन दोनों में मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? चलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल है। आपको बताइए क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल। बच्चों फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, तो 3 to 1 का ऑर्डर है। जैसे बेटा कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में कोई फर्क नहीं होता। जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है जो मैंने पढ़ाई थी, फ्री रेडिकल भी एग्जैक्टली सेम है, वो भी पढ़ाया है, बट अभी के लिए बस इतना कि 3 to 1। तो भाई यहां ये जो है ये 2 डिग्री बन रहा है, राइट, और ये 1 डिग्री है, तो नो डाउट इसकी ज्यादा बेहतर बनेगा। Now, why chloroform must be stored in a dark bottle and must not be exposed to air?
मतलब कि भाई क्यों आप डार्क बोतल में स्टोर करें और मस्ट नॉट बी एक्सपोज टू एयर। सिंपल है। ये देखिए, अगर मैं एक क्लोरोफॉर्म ले लूं CHCl3, अब मैं ये लिखूंगा नहीं, बहुत छोटा सा आंसर है, आप लिख सकते हैं। लाइट के प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन करेंगे तो आपसे बनेगा COCl2 बन जाता है, जो कि HCl है के साथ बना। ये फॉस्जीन है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? फॉस्जीन। एक कंपाउंड, हाईली पॉइजनस कंपाउंड। क्या है ये? हाईली पॉइजनस कंपाउंड है। हाईली पॉइजनस कंपाउंड, और इसलिए हम नहीं चाहते कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ एयर लाइट जो है वो एक्सपोज हो जाए। ठीक है। F2 क्यों नहीं यूज होता? पता है क्या, मैं लिखता हूं, समझ जाएंगे। कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी released on breaking of F2 bond is extremely high, which makes the reaction extremely high, which makes the reaction highly exothermic or explosive in nature. The energy released is sufficient to break कार्बन कार्बन बॉन्ड। देयरफॉर ऑब्वियसली आंसर, आप समझो ना, किसी रिएक्शन को बॉम्ब थोड़ी बनाना, एक्सप्लोड थोड़ी करना है, तो एक्सप्लोसिव हो जाता है। दूसरा, एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दे। भाई कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ोगे तो डेफिनेट बात है कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? क्यों करें ऐसा? तो ये कहानी। आइडो एल्केन्स बच्चों, अगर आप देखें CH4 प्लस I2, हमने जब ये रिएक्शन किया था, ये रिवर्स कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं बता रहा हूं। बना CH3I प्लस HI। इमेजिन दिस, आयोडीन के पास is one of the largest halogen, right? It is the fluorine, chlorine, bromine, iodine. फ्लोरीन के पास 2 ऑर्बिट है भाई, आप जानते हैं। क्लोरीन के पास 3 है, ब्रोमीन के पास 4 है, 5 और हाइड्रोजन के पास कितना? 1। कार्बन के पास कितना है? 2। आयोडीन इज सच ए ह्यूज एलिमेंट, इतना बड़ा है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी कम होती है, बोलता है यार मैं तुम्हारे साथ स्टेबल नहीं हो सकता, एंड इट रिवर्स बैक, राइट? ये क्या करता है? रिवर्स बैक कर जाता है। तो वही कहता है ड्यू टू वेरी लार्ज साइज of iodine, iodoalkenes has very low bond dissociation enthalpy. Enthalpy. Therefore, reaction reverse back and result in the formation of an alkane in I2, right? और इसलिए ये रिएक्शन यहीं रुक जाता है। ठीक है।
बच्चों आज यहीं रुकेंगे हम। अगले लेक्चर में इसके 2-3 और रिएक्शंस हैं जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, और हम चलेंगे इसके बाद की प्रॉपर्टीज के साथ। आज के लिए इतना ही। आई होप जो कुछ आज हमने पढ़ा है आपको बेहतर समझ आया हो। प्लीज अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज अपने कमेंट जरूर बताएं। हम बेहतर और करने की कोशिश करें। ठीक है? आई होप दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।